समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय एनजीओ के रूप में समाज में काम करने वालों का जो है तरीका और वे क्यों कर रहे हैं काम, इस पर विशेष जानकारी के लिए मैं साथी सुखरंजन नंदी को आमंत्रित करता हूं। वे आपके सामने एनजीओ के मुख और मुखौटे पर विशेष चर्चा करेंगे। हो गया? नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ कि नहीं कह रहा हूँ। अरे हुआ ना, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने तो बोलो। समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके पास एक नए विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। विषय है एनजीओ। साथियों, एनजीओ जिस मुख और मुखौटे को लग करके सामने समाज में काम कर रहा है, उस पर मैं विशेष चर्चा अपने साथी सुखरंजन नंदी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। यह विषय निश्चित आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनजीओ के बारे में बातचीत करेंगे। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन हमारे देश में काफ़ी सक्रिय है। जनता के मुद्दे को लेकर ये काम करते हैं, लेकिन इनके सक्रियता के पीछे कुछ कारण है। ये क्यों सक्रिय है, ये क्या चाहते हैं समाज में, ये किस दिशा में लोगों को ले जाना चाहते हैं, इस बारे में काफ़ी लोगों के अंदर काफ़ी संशय है, काफ़ी संदेह है। इसका खुलासा करना काफ़ी जरूरी है। 80 के दशक में पूरे दुनिया के अंदर ये गैर सरकारी संगठनों का सक्रियता बढ़ा है, लेकिन इनकी जो गतिविधि है, ये गतिविधि पहले विश्व युद्ध के बाद ही दुनिया के अंदर शुरू हुआ था। खासतौर पे रसिया के अंदर जब समाजवादी क्रांति हुआ और साम्राज्यवाद का जो स्वरूप है, साम्राज्यवाद को परिभाषित करने में लेनिन की जो थ्योरी है, जिस थ्योरी में लेनिन ने वित्तीय पूंजी और वित्तीय पूंजी के निर्यात के बारे में जिक्र किया है, साम्राज्यवाद का चेहरा को उजागर किया है, तब से साम्राज्यवादी जो लूट है, जो लूट खसोट है दूसरे देशों के जनता के बीच में, दूसरे देशों के संपदा का उन लूट खसोट से जो दूसरे देशों के अंदर जनता के बीच में जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश को कम करने के लिए सबसे पहले इस तरीके के एनजीओ बनाने का पहले दुनिया के अंदर अमेरिका ने अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों के जो मालिक थे, वो मालिक अपने नाम पे फाउंडेशन जैसे संस्था का गठन किया था। अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़े तेल कंपनी के मालिक थे जॉन रॉकफेल, उन्होंने सबसे पहले रॉकफेल फाउंडेशन का गठन किया है। उसके बाद एंड्रू कार्नेगी बोल के इस्पात के सबसे बड़े कारखाने उद्योगपति थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कार्नेगी नाम के एक संस्था का गठन किया, फाउंडेशन का गठन किया है। उसके बाद आपके फोर्ड जो सबसे बड़े मोटर कंपनी है, फोर्ड फाउंडेशन का गठन 1936 में हो गया था। तो इस तरीके से उसके बाद से सैकड़ों बड़े बड़े पूंजीपति अपने कंपनी के नाम पे फाउंडेशन का गठन करके भारी मात्रा में पैसा उस फाउंडेशन में वो लगाते थे, और उनका एक ही उद्देश्य था कि इन फाउंडेशन के माध्यम से तीसरी दुनिया के देशों में या दूसरे देशों में अमेरिका के खिलाफ में जो जनता के बीच में आक्रोश है, उस आक्रोश को कम किया जाए और उन देशों की जनता जो कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी पार्टियों की तरफ जो झुकाव था, उस झुकाव से लोगों को, वामपंथी पार्टियों के प्रभाव से लोगों को निकाला जाए।
ये मुख्य रूप से दो उद्देश्य को लेकर इस तरीके के फाउंडेशन उस समय गठन हुआ था। और गठन होने के बाद ये लोग यही काम करते थे कि पूरे दुनिया के अंदर वामपंथी पार्टियों की ताकत, कम्युनिस्ट आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये इस तरीके के फाउंडेशन का गठन हुआ था। लेकिन जो हम अगर देखेंगे उस समय वहाँ के गृह सचिव थे जॉन मार्शल, उन्होंने अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका के अंदर जो खेती में ज्यादा अतिरिक्त गेहूं का उत्पादन होते थे, तो उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला। जो मार्शल थे, जॉन मार्शल उस समय के वहाँ गृह सचिव थे, उन्होंने ये बताया कि ये सब को हम बर्बाद करने के वजह इस अनाजों को समुद्र में फेंकने के बजाय या मवेशियों को खिलाने के बजाय हम केयर के नाम पे, कोऑपरेशन फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ये केयर के नाम पे हम दुनिया के अंदर जो गरीब देश है, गरीब जनता है, उनके बीच में हम जो है ये गेहूं को बांटेंगे और गेहूं को हम देंगे। इसी सिलसिले में, इसी निर्णय के तहत हमारे देश में आप लोगों को याद होगा PL 480 करके गेहूं आया करता था, अमेरिका से लाल गेहूं आया करता था, जो वहां के मवेशियों को खिलाते थे। वो गेहूं हमारे देश के अंदर आयात किया जाता था, या हमारे देश में वो भेजते थे, इसलिए कि अमेरिका के प्रति जो एक नफरत लोगों के अंदर भरा हुआ था, वो नफरत से लोगों को दूर किया जा सके और लोगों के अंदर ये भावना पनपाया जा सके कि अमेरिका भी जो है जन हितैषी में काम करती है, जनता के कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है। तो अमेरिका के जो लूट खसोट की जो एक चेहरा जनता के बीच में बनी हुई थी, उस चेहरा से अपने आप को उभारने के लिए मार्शल ने यह फॉर्मूला लागू किया था। लेकिन वियतनाम के युद्ध के बाद जब वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन तमाम देशों में अमेरिका को मुंह खानी पड़ी युद्ध में, तब अमेरिका के जो रक्षा सचिव थे, जिनका नाम था रॉबर्ट मैकनमारा, जब इसके बाद 1973 में उसके बाद वो विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए, वो लड़ाई युद्ध के बाद। और जब वो अध्यक्ष बने तब नैरोबी में एक मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था विश्व बैंक के कार्य समिति का। तो उस कार्य समिति में मैकनमारा ने ये फॉर्मूला दिया, एक सुझाव दिया कि पूरे दुनिया के अंदर हमें गरीब लोगों को संगठित करने के लिए हमें गैर सरकारी जो संगठन है, ऐसे संगठनों को निर्माण करना चाहिए। और ये जो गैर सरकारी संगठन होंगे, ये गैर सरकारी संगठन इन देशों के अंदर वामपंथी पार्टियों के प्रभाव से लोगों को निकाल के लाएंगे। और इनका काम जो होगा वो वामपंथी पार्टियां जिस तरीके से लोगों को संगठित करते हैं, जो स्लोगन वामपंथी पार्टियां देते हैं, वो स्लोगन ही एनजीओ देंगे और ये वामपंथी पार्टियों से लोगों को अलग करेंगे और हमारे पीछे लामबंद करेंगे। क्योंकि उस समय वामपंथी पार्टियों के पीछे लोग लामबंद हो रहे थे और समाज परिवर्तन के लिए लोग तैयार हो रहे थे। तो ये मैकनमारा का लाइन था। मैकनमारा का ने ये डिसीजन लिया और निर्णय लेने के बाद फिर विश्व बैंक के जब वो प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने, तो उन्होंने इस निर्णय के तहत मैकनमारा के इस निर्णय के तहत पूरे दुनिया के अंदर गैर सरकारी संगठनों का हुआ या उनका शुरुआत हुआ और गैर सरकारी संगठन जो है वो काम करना शुरू किया। अब इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा? मैकनमारा का क्या लाइन था? कार्य क्षेत्र होगा, हमारे देश में उन्होंने तय किया था कि जो दलित है दलित होंगे, जो आदिवासी है वो आदिवासी होंगे, जो खेत मजदूर है वो हमारे देश के अंदर भूमिहीन खेत मजदूर, उन भूमिहीन खेत मजदूरों के बीच में वो काम करेंगे, महिलाओं के बीच में वो काम करेंगे। मतलब गरीब तबका जो सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा शोषित है, उन तबकों के बीच में ये लोग ये एनजीओ सक्रिय रहेंगे। और ये लोग इसलिए इन लोगों के बीच को ये टारगेट किए थे ताकि इन लोगों के बीच में वामपंथी पार्टियों के प्रभाव को कम किया जा सके और वामपंथी पार्टियों की जो लोगों के बीच में जो वामपंथी पार्टियों के एक प्रभाव था, उस प्रभाव से लोगों को अलग कर दिया जाए। तो इनका ये नारा था। दो प्रकार के एनजीओ इन्होंने बनाए थे मैकनमारा ने। उन्होंने एक बोला कि एक एनजीओ ऐसा होगा जो जनता के लिए सेवा का काम करेगा, जो जनता का सिर्फ सेवा करेंगे, कहीं दुख है, गरीबी है, उनको कुछ बांटेंगे, उनको सहायता करेंगे। लेकिन एक एनजीओ होगा जो एक्शन ग्रुप के नाम पे कहलाया जाएगा, वो जनता को संगठित करेंगे और वामपंथियों के पार्टियों के जो स्लोगन है, जो नारे हैं, उस नारा के तहत ये काम करेंगे। और इनके जो नारा होगा वो नारा छोटे छोटे स्तर पे होंगे। जैसे मान लीजिए कि छोटे मुद्दे, छोटे इलाका के से संबंधित जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर ये नारा देंगे और ताकि छोटे इलाके के लोग उस नारे से प्रभावित हो सके और प्रभावित होकर इन एनजीओ के पीछे लामबंद हो सके। जैसे उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं, जैसे आपके हंस दो बचाओ आंदोलन है,
एक छोटा सा एरिया के संबंधित मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन है, छोटा सा एक छत्तीसगढ़ राज्य के से मांग है। ऐसे आप देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो इनकी जो भी आंदोलन है वो बचाने के सवाल पे, आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा के सवाल पे, बचाने के सवाल पे, इनके जितने भी एनजीओ होते हैं वो बचाने के सवाल पे होगा। बचाओ, सबके साथ बचाव जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि ये कितना लोगों को बचा पाते हैं, आदिवासियों की कितनी रक्षा कर पाते हैं, ये एक अलग मुद्दा है, ये बहस का एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन इनकी काम यही होगा कि अगर आप हसदेव बचाओ आंदोलन के नाम पे संगठन बना के वहां के लोगों को संगठित करेंगे तो बहुत आसानी से वो आ जाएंगे। तो छोटे छोटे एक्शन ग्रुप बना के ये वामपंथी पार्टी है, ताकि उस जगह पे जो प्रभावित है, प्रभावित लोगों के बीच में असली जो बात शक्ति है, ताकत है, जो उन प्रभावित लोगों को इकट्ठा कर सके, उन प्रभावित लोगों को सही मायने में संघर्ष के रास्ते में उतार सके, सही दिशा दे सके, उन दिशा से भटकने के लिए एनजीओ इस तरीके की गतिविधियां चलाते हैं। और यही उद्देश्य को लेकर मैकनामारा ने यह एनजीओ का गठन किया। तो ये जो एनजीओ का आज जो हम देख रहे हैं, हमारे देश में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2008 में हमारे देश में 33 लाख से ज्यादा एनजीओ सक्रिय थे। सबसे ज्यादा एनजीओ सक्रिय थे महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे 4,80,000। उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में 2008 की बात है, जहां पे आंध्र प्रदेश में 4,30,000। इस तरीके से जो कालाहांडी एरिया, छोटा सा उड़ीसा के अंदर जो कालाहांडी एरिया भूख से जो पीड़ित है, उस कालाहांडी एरिया में 10,000 से ज्यादा एनजीओ सक्रिय है। अब वो कालाहांडी के जो भूख से मरने वाले आदिवासी का कितना उद्धार हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो एनजीओ संचालित हो रहे हैं, इनके जो मालिक है, ये मालिकों का उद्धार जरूर हो गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये जो हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उस नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मालिक है, उनके खुद के कई एनजीओ के मालिक है। और ये जो जितने भी एनजीओ संचालित कर रहे हैं, ये अमेरिका चाहते हैं कि इनके मालिकों को इस तरीके से इनको कुछ जगह पे अमेरिका में बुला लेंगे, बुला के इनको जो है प्राइज दे देंगे, कुछ पुरस्कार दे देंगे, ताकि ये जनता के बीच में ये एक फिगर बन सके, ये एक चेहरा बन सके, उभर के आ सके। और फिर चेहरा बनने के बाद ताकि लोग इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाए, और बहुत जल्दी आकर्षित होने के बाद उनका जो मकसद है कि जो वामपंथी ताकत है उनसे लोगों को काटना, एनजीओ के पीछे लामबंद करना, ताकि सही दिशा में जो समाज परिवर्तन की जो लड़ाई है, जो समाज परिवर्तन की लड़ाई को रोकना इनका मुख्य उद्देश्य है। और इनका और एक टारगेट रहता है कि किसी एक मुद्दे पे, जो मैकनामारा ने उस समय का प्रस्ताव पारित किया, तो वो ये था कि किसी एक मुद्दे पे ये सभी अलग अलग विचारधारा के जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच में लाने का इनकी एक योजना है। इनकी एक योजना के तहत ये आप देख लीजिएगा, कहीं पे भी कुछ कार्यक्रम होंगे, किसी घटना होंगे, उनके सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को वो अपने बैनर के नीचे लामबंद करने की कोशिश करेंगे। तो ये ताकि वो अपनी एक जो गैर राजनीतिक जो, और इनकी लड़ाई होगी गैर राजनीतिक के नाम पे, कोई गैर राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक गतिविधि के नाम पे ये आंदोलन संचालित करेंगे। तो वो जो आज के तारीख में जो पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर ये जो सब राजनीति से दूर हटो, राजनीति को दूर रखो, सब जगह पे डी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ये जो एनजीओ है ये भी राजनीति से दूर हटने की बात कर रहा है। लेकिन इनकी बहुत बड़ी साजिश यही है, यही इनकी राजनीति है कि राजनीति से दूर रख के लोगों को खुद राजनीति कर रहे हैं, शोषित जनता को और ज्यादा शोषण की बात वो कर रहे हैं। मुख्य बात क्या है, आज अगर जो लूट हो रहा है, आज अगर आदिवासियों की विस्थापन हो रहा है जंगल के जमीन से, आज अगर पर्यावरण दूषण हो रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण है हमारे जो पूंजीवादी समाज की जो उत्पादन प्रणाली है, जिस उत्पादन प्रणाली में मुनाफा ही सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य है। मुनाफा कमाने के लिए जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है, उस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के कारण आज आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, आज जंगलों की कटाई हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जितने भी एनजीओ है, ये एनजीओ पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का विरोध नहीं करेंगे, ये पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का, साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करेंगे। जिस साम्राज्यवाद के बहुराष्ट्रीय कंपनी आज लूटने के लिए हमारे देश के अंदर आ रहा है, इनके मुंह पे एक शब्द साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं रहेगा, एक शब्द पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के खिलाफ नहीं रहेंगे। लेकिन ये जनता को भ्रमित करने के लिए, ताकि जो लड़ाई एक व्यापक स्तर पर जनता का हो सके, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए, लड़ाई में फूट डालने के लिए ये एनजीओ पूरे काम कर रहे हैं समाज के अंदर। और एनजीओ का जो मुख है, भले वो आज
नारा देंगे वामपंथियों जैसे, वो काम करेंगे वामपंथियों जैसे, वो आंदोलन चलाएंगे वामपंथियों जैसे, लेकिन असली में उनका उद्देश्य है उनके जो आका है, जो अमेरिका है, उनका हिफाजत करना, उनका जो आका है हमारे देश के अंदर कॉर्पोरेट घराना, उनका हिफाजत करना, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जितने भी मांगे करेंगे, जितने भी बातें रखेंगे या जो भी लोगों को संगठित करेंगे, वो लोग कॉर्पोरेट के खिलाफ उस समाज व्यवस्था को बदलने की लड़ाई में वो लोग शामिल नहीं होंगे। और ये बात जो प्राकृतिक संपदा का जो शोषण हो रहा है, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली शुरू होने के बाद जो पूंजीपति लोग इस तरीके का शोषण करेंगे, इसका उल्लेख 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था, उस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है कि किस तरीके से पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली जो है हमारे समाज के जो प्राकृतिक संपदा है, उस प्राकृतिक संपदा का दोहन करेंगे, उससे वो भरपूर मुनाफा कमाएंगे और मुनाफा कमाने के लिए वो ये सब करेंगे। इसका उल्लेख 1848 में कार्ल मार्क्स और एंगल्स से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। तो मुख्य बात यह है कि ये जो एनजीओ हमारे समाज के अंदर आज जो जितने भी सक्रिय है, ये सब अमेरिका के पैसे से ज्यादातर जो एक्शन ग्रुप चलाते हैं, जो सेवा भाव में काम करते हैं वो नहीं, लेकिन ज्यादातर जितने एक्शन ग्रुप चलाते हैं, जितने संगठन चला के कुछ मुद्दे पे संगठित आंदोलन चलाते हैं, वो ज्यादातर संगठन एनजीओ जो है वो अमेरिका के पैसे से संचालित हो रहे हैं, अमेरिका के इशारे पे वो संचालित हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हमारे देश के अंदर जनवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हमारे देश के अंदर वामपंथी आंदोलन को कमजोर करने के लिए और समाजवादी क्रांति की जो अवधारणा लेके कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी पार्टियां समाज के अंदर काम कर रहे हैं, लोगों को उससे दूर रखने के लिए ये वामपंथी पार्टियों के नारा को चुराते हैं, वामपंथी पार्टियों के नारा आंदोलन को चुराते हैं और चुरा के ये काम करते हैं। इनका मकसद एक ही है कि जनता को वामपंथी पार्टियों के बारे में गुमराह करो, वामपंथी पार्टियों के बारे में जनता के अंदर नफरत पैदा करो और नफरत पैदा करके लोगों को वामपंथी पार्टियों से दूर रखो, ताकि वो जो उनके आका है अमेरिकी साम्राज्यवाद और हमारे देश के अंदर कॉर्पोरेट घराने, वो हमारे देश के लूट को जारी रख सके, दोहन कर सके हमारे देश के संपत्ति को और हमारे देश के विकास काम को रोका जा सके, ताकि हमारा देश अमेरिका के ऊपर निर्भरशील बने रहे, हमारा देश अमेरिका के ऊपर निर्भरशील बन के हमारे देश के जो आत्मनिर्भरता है वो खत्म हो जाए, ये इन लोग चाहते हैं। वो कभी भी ये नहीं, वो आदिवासी अधिकार के सवाल पे बात के लिए लड़ते हैं। अरे आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी गरीबी, उनकी भूखमरी। इन सवाल पे एनजीओ के मुंह पे एक शब्द नहीं रहेगा। उनकी समस्या है कि उनकी जो वनोपज वो संग्रहण करते हैं, वो संग्रहण का वाजिब दाम उन्हें नहीं मिलता है, वो सबसे ज्यादा गरीब है। उनकी गरीबी से निजात पाने के लिए क्या कोई लड़ाई एनजीओ नहीं लड़ेंगे, वो विस्थापन के सवाल पे लड़ेंगे, पर्यावरण के सवाल पे लड़ेंगे, लेकिन वो ये नहीं मांग करेंगे कि जो आदिवासी जिस गांव में रहते हैं, जिस जंगल में रहते हैं, वहां पे अगर पेड़ कटाई होगा तो आदिवासी वनों पर संग्रहण करके जो जीवित रहते हैं उनकी आजीविका पे उसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ये सवाल वो नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि अगर हसदेव से पेड़ कटाई होगा तो बारिश रुक जाएगा, हसदेव हमारे देश के हमारे शरीर के फेफड़ा है, ये आपको बोलेंगे। लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे हसदेव के पेड़ों से आदिवासियों की जो जिंदगी जी रहे हैं, आदिवासियों की जो आय के एकमात्र साधन है, वो पेड़ कटाई से खत्म हो जाएगा, ये सवाल वो नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए हम ये हमारा ये करना है। आजकल आप देख लीजिए जितने भी एक फैशन है आज के तारीख में एनजीओ लोगों का, वो फैशन ये कि कुछ भी घटना हो जाए तो मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च लेके निकल जाते। अरे ये कैंडल मार्च हमारे दुनिया के अंदर किसने निकाला था और क्यों निकाला था, उसका भी तो इतिहास जानना जरूरी है। अरे पोलैंड के अंदर जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ अमेरिका में रेगन ने एक जुलूस निकाला था और उस जुलूस में रेगन ने सबसे पहले मोमबत्ती मार्च निकाला था। तो इनकी पूरी गतिविधियां, वो रेगन की मोमबत्ती जलाने की जो मार्च शुरू हुआ था, उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर ये जो तथाकथित अपने आप को सभ्य कहते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा शिक्षित कहते हैं, वो लोग ये मोमबत्ती कैंडल मार्च लेके निकल रहे हैं जगह जगह पे। तो ये कैंडल मार्च कोई गरीबों के लिए नहीं हो रहा है, ये गरीबों के अधिकारों की हिफाजत के लिए नहीं हो रहा है,
ये अपने आप को भद्र सभ्य समाज के लोग बोलते हैं, अपने आप को शिक्षित बोलते हैं, लेकिन इनका अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि ये वामपंथी पार्टियों को हमारे देश के अंदर समाज बदलने की जो असली लड़ाई है, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, बंगाल के अंदर हम देख सकते हैं। बंगाल में जो वाम मोर्चे की सरकार था, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एनजीओ लोग कितने सक्रिय थे। अरे जो सिंगूर, नंदीग्राम, सिंगूर में जमीन की जो कीमत का जो मुआवजा वहां की सरकार दे रही थी, देश के किसी भी सरकार ने वो मुआवजा किसी भी किसान को नहीं दिया। देश के अंदर वो कहीं पे भी नहीं जाएंगे। लेकिन वामपंथी वाम मोर्चे सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जितने एनजीओ थे, सब एनजीओ मिलकर वामपंथी मोर्चे सरकार के खिलाफ काम किए वहां पे। तो ये उदाहरण हमारे सामने है कि कुल मिला के अरे मांग क्या है। अगर आप विकास चाहते हो, आप अगर उद्योग खोलना चाहते हो समाज के अंदर, तो आप देखिए कि जो मुआवजा मिल रहा है, जो पुनर्वास हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है, वो सही हो रहा है कि नहीं। आप मांग करिए कि नहीं 5 लाख नहीं, 5 लाख की जगह 10 लाख मुआवजा दीजिए, 10 लाख की जगह 20 लाख मुआवजा। ये मांग जायज है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आप अगर बोलोगे नहीं ये काम होने ही नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि आप समाज के अंदर जो विकास का जो नियम है, आप उस नियम के खिलाफ काम कर रहे हो। आप भी एक प्रतिक्रियावादी ताकत के रूप में काम कर रहे हो, और ये प्रतिक्रियावादी जो ताकत है वो देश के विकास को, समाज के विकास को रोकता है, और ये विज्ञान के नियम के भी खिलाफ है। आप उसी नियम के खिलाफ ये सब एनजीओ काम कर रहे हैं कि नहीं हम सड़क नहीं बनने देंगे, हम स्कूल नहीं बनने देंगे, हम बड़े बड़े बांधों का निर्माण नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के जो है आप यही चाहते हो कि हमारे देश के अंदर जो भी विकास है, जो थोड़ा बहुत भी विकास की जो गुंजाइश है, संभावना है, हालांकि पूंजीवादी समाज में हम जानते हैं कि इस समाज में विकास भी कोई गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए विकास होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो थोड़ा बहुत भी अगर गरीबों को मिलता है, उस विकास भी ये नहीं देना चाहते। ये एनजीओ का मूल मकसद है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अमेरिका के कठपुतली बन के हमारे देश के अंदर संचालित हो रहे हैं। और जगह जगह पे ये जो आंदोलन ये जो चला रहे हैं, इनके पीछे एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पे अमेरिका के खिलाफ लोगों की जो आक्रोश है, उस आक्रोश को रोका जा सके, वामपंथी पार्टियों के पीछे ये लोग लामबंद ना हो सके, और वामपंथी पार्टियों को मजबूत ना हो सके। ये इनका मुख्य उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर मैकनामारा ने 1973 में इस एनजीओ का गठन किया था। एनजीओ के निर्माण के बारे में प्रस्ताव पारित किया था विश्व बैंक के अपने वर्किंग कमेटी के मीटिंग में। तो इसीलिए हमें इस बारे में सचेत रहना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए ये जो एनजीओ है, इनका उद्देश्य हमारे देश के हित में नहीं हो सकता। ये जो एनजीओ है, ये हमारे देश के गरीब जनता के हित में नहीं हो सकता, ये हमारे देश के शोषित जनता के हित में भी नहीं हो सकता। लेकिन इनके टारगेट यही शोषित लोग हैं, यही गरीब लोग हैं, क्योंकि आखिर गरीब लोगों के बीच में भ्रम फैला देना चाहते हैं, गरीब लोगों को मुख्य धारा से काट के रखना चाहते हैं, ताकि वो अपना उद्देश्य को पूरा कर सके। इसीलिए हमें सचेत रहने की भी जरूरत है इन एनजीओ के संगठनों से। बहुत बहुत धन्यवाद।